दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 401 नंबर से लेकर के 425 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर कराया जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? बात यहाँ हो रही है बीएससी यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ये किस केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके पहले समझिएगा, एक तरफ आपकी कौन है? सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका है, और दूसरी तरफ आपकी पार्लियामेंट संसद है जो कानून बनाती है। पार्लियामेंट दो तरीके से कानून बनाती है। एक आपके सामान्य बहुमत से कानून बनाती है, और दूसरा है अनुच्छेद 368 जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। इसका प्रयोग करते हुए कानून बनाती है। अब यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यहाँ जो एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 13 में कहा गया, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या उससे असंगत हैं या फिर उसका अल्पीकरण करते हैं, तो उन कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा उस हद तक शून्य एवं अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जिस हद तक वे मौलिक अधिकारों का कटौती करते हैं। अब ये बात दोनों में यहाँ शब्द आर्टिकल 13 में विधि शब्द ला शब्द प्रयोग किया गया, ला, और अनुच्छेद 368 एक संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो शुरू से यही प्रश्न रहा कि जो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया है, क्या यह विधि के अंतर्गत आएगी? इसको लेकर के कई सुप्रीम कोर्ट के 3 प्रमुख रूप से जजमेंट आए हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक है शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद ये 1951 में आया। शंकरी प्रसाद केस में बोला गया कि संसद के पास असीमित शक्ति है, वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। यानी 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आती है। ये शंकरी प्रसाद केस में कहा गया। कुल मिलाकर के न्यायपालिका ने संसद का समर्थन कर दिया। अब इसी के बाद अगला केस आता है 1967 में। इसी को कहा जाता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने जजमेंट दिया, क्या कहा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 वह अनुच्छेद 13 में के अंतर्गत विधि के अंतर्गत आती है। इसलिए पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए तो उस कानून की संवैधानिकता की जांच करना, अर्थात जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा करने की पावर न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है। अब जब ये बात कही गई तो सरकार के द्वारा, उस समय सरकार के द्वारा कौन सा 24वां, 25वां और 26वां एक के बाद एक संविधान संशोधन किया गया। और जब एक के बाद एक संविधान संशोधन किया गया तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट जो अब मामला पहुंचा 1973 में, उसी को केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो संसद है उसको संविधान के किसी भी हिस्से जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन न्यायपालिका के द्वारा इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, उसी को कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बीएससी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का बुनियादी ढांचा या इसी को आधारभूत ढांचा कहा जाता। लेकिन न्यायपालिका ने कहा
कि इसको हम समय समय पर बताएंगे संविधान का कौन सा हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा और कौन सा नहीं। तो वर्तमान समय में भी बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ कुछ बातों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया, जैसे भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, संसदीय प्रणाली, इन सब को क्या किया गया है, और निष्पक्ष निर्वाचन, इनको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। लेकिन अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं परिभाषित किया गया कि यही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। न्यायपालिका ने कहा है समय समय पर वो परिभाषित करेगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि किस केस में भारतीय संविधान की मूल संरचना का ढांचा आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये आपकी इक्वेटर विषुवत रेखा के 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे साल भर लंबवत चमकती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होता तो इससे यहाँ वर्षा कपासी बादल बनते हैं। बादलों के प्रकार हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, 10 प्रकार के टोटल बादल बताए थे, आप पीछे की वीडियो देखिएगा। तो उसी से यहाँ प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे के बाद धुआंधार बारिश होती है और यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस जब जैव विविधता सर्वाधिक क्यों पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर वनस्पतियों के साथ साथ पादपों की भी विविधता पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया अब क्लियर हो चुका होगा। इस वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जो डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं, पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है। तो ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री इक्वेटर के बाद ये आपका 20 डिग्री, यहाँ तक देखोगे 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ये उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। और उसके बाद आपका 20 से लेकर के ये आपका 30 डिग्री उपोष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो क्षेत्र है अधिकांश आपका एशिया महाद्वीप में आता है, ये वाला। और यहाँ एशिया महाद्वीप में मानसूनी वन पाए जाते हैं, इन्हीं को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कंडक्टर है, जिसमें विद्युत धारा इजीली प्रवाहित हो जाती है। तो ये आंसर सबको पता होगा कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अगर सोने की बात करें तो सोना को लंबा यानी तन्यमयता इसी को कहा जाता है, तन्यमता यानी लंबा तार इसका बहुत लंबा खींचा जा सकता है। तो ये सोना की तन्यमयता सर्वाधिक होती है। यानी अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 16 महाजनपद ये प्राचीन भारत में जाएंगे तो ये आपको बौद्ध यानी जो बुद्ध काल होता है उस बुद्ध काल के दौरान, बुद्ध काल के उत्तरार्ध में आपको दिखाई देते हैं। तो 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब बात आती है कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत का ये मैप बनाएं आज का, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इसी में उस समय हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था, इसी को कम्बोज, और उसके बाद यहाँ गांधार। तो इसका हमने देखो, एक तो ये नॉर्थ से साउथ ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा।
कैसी माँ, केजी को कैसी माँ से आप याद कर सकते हैं, केजी माँ। तो केजी माँ का कितने आपका याद हो गए, 5 यहाँ से, यानी गंधार हो गया, उसके बाद आपका कंबोज हो गया, गंधार हो गया, और यहाँ राजस्थान में आएंगे तो मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, तो यहाँ आपका मत्स्य हो जाएगा। और फिर यहाँ मध्य प्रदेश में आएंगे तो अवंती हो जाएगा। फिर यहाँ जहाँ गोदावरी नदी बहती है, इसके दक्षिण में केवल एकमात्र कहा जाए दक्षिण भारत का 16 महाजनपद में एक महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। अस्मक या इंग्लिश में इसी को असक के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन, कैसी माँ, केजी माँ, यानी आपका कंबोज के बाद फिर आपका गंधार, और उसके बाद फिर आपका मत्स्य के बाद ए से हमने क्या बताया आपका अवंती के बाद फिर अस्मक। तो ये 5 इधर के आपके याद हो गए। अब आइए 5 के बाद अभी कितने बचे हैं, अभी 11 बचे हैं। 11 का हम अब दूसरी तरीके से याद करते हैं, यानी ये आपका वेस्ट टू ईस्ट, इसको याद करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। तो आप पीके मूवी सभी लोगों ने देखा होगा, यहाँ एक के आगे और लगा लो पीके, और पीके के बाद फिर आपका बीच में यम लगा लो, यम के, पीके एम के वी एम ए। तो इससे कितने आपके याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 3 बचेंगे, 3 हम सबसे लास्ट में याद करेंगे। तो आपका क्या बन गया, पीके एम के, तो के पीके एम के वी एम में, यानी वी एम में। अब आइए देखते हैं, पहला के क्या है, कुरु। यहाँ कुरुक्षेत्र वाला, यानी कुरु वाला कौन हो जाएगा, कुरु पांचाल। तो सबसे पहले यहाँ से चलेंगे तो कुरु मिलेगा, कुरु के बाद फिर कौन मिलेगा, पांचाल मिलेगा। तो ये कुरु हो गया, फिर पांचाल हो गया, और पांचाल के बाद फिर आपका कौशल मिल जाएगा, अवध वाले क्षेत्र में पहुँचेंगे। और उसके बाद फिर मल्ल, फिर अगला कौन मिलेगा, मल्ल मिलेगा, और मल्ल के बाद फिर आपका कौन अगला मिलेगा, काशी, और काशी के बाद फिर आपका वी से आपका वज्ज हो जाएगा। वैशाली में वज्जी था, वज्ज के बाद फिर आपका मगध, और ए से आपका हो जाएगा अंग, मगध, और उसके बाद अंग हो जाएगा। तो ये आपका पश्चिम से पूरब का ऑर्डर रहा है। कौन कौन, के, कुरु, फिर पी के, पांचाल, फिर आपका अगला के से आपको बता दिए कौशल है, कौशल के बाद फिर आपका मल्ल के बाद फिर काशी के बाद फिर आपका बज के बाद मगध, और मगध के बाद अंग। तो ये आपके, अब इसी के पैरेलल एक यहाँ 3 और थे। और 3 कौन थे, तो इसमें सूरसेन, मथुरा के पास जो था उसी को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो सूरसेन, और सूरसेन के बाद वत्स्य, सूरसेन के बाद अगला वत्स्य, और सबसे ये वत्स्य के बाद ये आपका चेदी, इसी को इंग्लिश में चेतिया के नाम से जाना जाता था, चेदी। तो ये आपके 16 महाजन पद थे। तो 5 ये लंबवत वाले याद करवा दिए, और उसके बाद 8 इधर वाले याद करवा दिए, के, पी के, यम के, और उसके बाद वी एम में। तो आपके ये 8 इधर वाले याद हो गए, 8 5 13, और 3 ये आपके याद हो गए, कौन, सूरसेन, वत्स, सूरसेन, वत्स, और सबसे लास्ट में चेदी। तो 16 ये महाजन ध्यान रखिएगा। इनका उल्लेख कहाँ है, तो इनका अंगुत्तर निकाय में है। इनकी राजधानियाँ भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी इसी को WWF के नाम से जाना जाता है, और ये एक प्रकार का NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मानव के द्वारा एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा उसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाता है, और पर्यावरणीय डेनुडेशन, जो इन्वायरमेंटल डेनुडेशन होता ह्रास हो रहा है या पर्यावरणीय अवनमन हो रहा, उसको रोकने का हर संभव प्रयास करता है। इसके स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना कहाँ, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, और इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में एक इंडेक्स जारी किया जाता है, उसी को लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रतीक है वो जायंट पांडा को अपनाया गया है।
इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। वैसे यहाँ जितना दिया मनुवन में, पेरियार, शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये सभी के सभी केरल में स्थित हैं। लेकिन मेघ बकरियों की बात हो तो वो मेघ बकरियां एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ फूलों की घाटी पूछे तो फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखिएगा, यूके उत्तराखंड में है। अगला, उत्तराखंड बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? तो पिछले वाले क्लास में हमने आपको ये याद करवाए थे कि ये उत्तराखंड, यूपी के 7 जिले उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते, नेपाल के साथ भी साथ बताए थे। पीछे एक वीडियो देखिएगा, जो नए हैं तो आपका और क्लियर होगा कौन कौन से हैं। तो ये पहले उत्तराखंड इसी भारत में उत्तर प्रदेश के साथ शामिल था। तब सीटों की संख्या 426, अभी 404 है। 403 का चुनाव होता, एक एंग्लो इंडियन की है, तो यूपी में 404 है। जब उत्तराखंड इसमें शामिल था तब सीटों की संख्या कितनी थी? 426 हुआ करती थी। लेकिन उत्तराखंड का यानी 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तरांचल के रूप में यूपी से अलग होता है, एक नया राज्य बनता है, और 2007 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला हॉर्स राइडिंग का है कि हॉर्स राइडिंग का जो खेल का मैदान होता है उसी को एरीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को एरीना कहा जाता है। अगला, विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किससे है? तो इनका संबंध लॉन टेनिस से है। इनका संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। तो ध्यान रखिएगा, 2028 का ग्रीष्म ओलंपिक खेल, समझिएगा, एक विंटर वाला होता है, विंटर वाला जो अभी होने जा रहा 22 में होगा, 2022 में, एक कहाँ होगा? ये बीजिंग में होगा, बीजिंग में होगा, चीन के बीजिंग में होगा। लेकिन ये ग्रीष्म ओलंपिक पूछ रहा, तो अभी जो 2021 में होगा, यानी वो कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में होगा। उसके बाद 2000 प्रत्येक 4 सालों पे होता, 2024 वाला कहाँ होगा? पेरिस में होगा, पेरिस में होगा। उसके बाद यहाँ अगला पूछ रहा 2028, तो 2028 वाला अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका क्या होगा? आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लॉस एंजल्स। अगला, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन मालिक कौन है? तो इसका मालिक माइक्रोसॉफ्ट है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इसका मालिक है। अगला, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो 10पुर या इसी को मंदसौर अभिलेख के नाम से जाना जाता, जो कहाँ है? मंदसौर, मालवा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ये आपका पाया गया है। उससे आपके 10पुर शिलालेख से इससे रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला, प्रयाग प्रशस्ति, इससे समुद्रगुप्त हर्षेन ने इसको रचना की है, तो समुद्रगुप्त के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। एरन अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें राजा खारवेल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला, भारत के नेबरिंग कंट्री की बात कर रहा, उनकी बॉर्डर पूछ रहा है कि, तो आपको पता है कि भारत का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 4096 सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। तो सबसे लास्ट में बांग्लादेश आएगा, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे कम नेपाल के साथ लगता। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा बी। अगला आइए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना 1905 में लंदन में एक क्रांतिकारी नेता जिसका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने किया था। और यहीं से इनके द्वारा सोशियोलॉजी पत्र भी निकाला गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर इन्होंने इंडिया हाउस एक हॉस्टल का भी गठन किया था, जहां से बी डी सावरकर, लाला हरदयाल, जितने भी क्रांतिकारी हैं वो यहाँ पर भी रहते थे। अगला क्वेश्चन आइए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट
या इसी को शर्करा कहा जाता है, शर्करा को नियंत्रित करने का काम करती है। और इंसुलिन की अधिकता से आप देखते हो क्या हो जाता है, डायबिटीज बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी की जाती है, तो वो होती है जस्ते की। जस्ता यानी जिंक की परत यानी क्या की जाती है, कर दी जाती है। अगला, आगरा के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था, दो बनी है, एक दिल्ली में मोती मस्जिद बनी है। जो दिल्ली में मोती मस्जिद बनी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको रीड करिएगा, पूछ क्या क्वेश्चन में रहा। तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनी है उसको औरंगजेब मुगल जो शासक थे औरंगजेब 1659-60 में, 1658 से लेकर 1707 इसका काल है। तो 1659-60 में दिल्ली में मोती मस्जिद को औरंगजेब ने निर्मित करवाया था। लेकिन यहाँ आगरा के किले में मोती मस्जिद पूछ रहा है, तो आगरा के किले में शाहजहां के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला पूछ रहा है 12 सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, तो ये पटना में एक स्थान है 12, वहीं पर इसको स्थापित किया गया, यानी बिहार में ये आपका लगाया गया है। अगला, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता, जबकि उत्तर भारत में जो पिरामिड नुमा ये आपका होता है मंदिर का, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को शिखर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गोपुरम हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य में जाएंगे, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो जो भव्य गोपुरम होता है उसी को कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता, कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता। तो ये आपका पता होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता, तो हम्पी कर्नाटक से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला है, अकबर के 9 रत्नों में 9 रत्न थे, उनमें से आपके उत्तर प्रदेश के बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे। भू राजस्व का जो जनक कहा जाता है ये आपका टोडरमल को ही कहा जाता है। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था, जालौन का एक स्थान है कालपी जालौन में बीरबल का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला, भारत में अर्थ शोधन या इसी को धन शोधन निवारण अधिनियम कहा जाता, तो ये संसद के द्वारा 2002 मनी लॉन्ड्रिंग जो अवैध तरीके से काले धन को श्वेत धन बनाया जाता था, उसी को रोकने के लिए इसे लाया गया था। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है और ये 2002 में पारित हुआ था। और ये लागू कब से हुआ है, तो 1 जुलाई 2005 से प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ है। अगला, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो कोकस प्लेट समझिएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, मान लो ये आपका, और उसके बाद ये आपका ये दक्षिणी अमेरिकी है। इधर वाला ये क्षेत्र आपका कहलाता कैरेबियन। तो यहाँ पर जो प्लेट छोटी पाई जाती है उसी को कैरेबियन प्लेट कहा जाता है, कैरेबियन प्लेट कहा जाता है। तो कैरेबियन प्लेट, और कैरेबियन प्लेट के जस्ट इधर प्रशांत महासागर में, ये मध्य अमेरिका में आएगा और प्रशांत, तो यहाँ पर जो प्लेट पाई जाती उसी को कोकस प्लेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो प्लेट पाई जाती है इसी को जुआन डी फूका प्लेट के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के मध्य हिस्से में यहाँ पर जो प्लेट पाई जाती है उसी को नजका प्लेट के नाम से जाना जाता है। नजका प्लेट, सब छोटी प्लेटें हैं। तो जुआन डी फूका प्लेट छोटी प्लेट है, कोकस प्लेट छोटी है, नजका प्लेट छोटी प्लेट है, कैरेबियन प्लेट छोटी है। अब इसमें आएंगे सऊदी अरब वाले में, तो सऊदी अरेबियन प्लेट पाई जाएगी। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन के पास वहाँ पहुँचेंगे, एक फिलीपींस प्लेट पाई जाती है, कैरोलियन प्लेट पाई जाती है। तो ये सब प्लेटें छोटी प्लेटें होती हैं। तो यहाँ कोकस प्लेट पूछा है, तो ये मध्य अमेरिका और इधर वाला ये पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर में आएगा। तो आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। अगला, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित की गई, तो ये गंडक किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका गंगा की सहायक नदी है। तो इधर से आप चलेंगे तो ये
देखिएगा गंगा आती है तो इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद महानंदा, सबसे लास्ट वाली महानंदा मिलती है। तो ये गंडक जो ये नदी है, इसी नदी पर कौन सी नहर यानी निर्मित की गई है, इसी को त्रिवेणी नहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।